अच्छा सिद्धार्थ, सच्चर कमेटी की हमने बात की तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था सच्चर कमेटी पे, तो उसमें मुझे ये पता चला कि 72 ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट और 3 रिकमेंडेशंस थी जिनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर एक वीडियो ऐसी भी मुझे देखने को मिली जिसमें ये कहा गया कि इसमें मुसलमानों को अनड्यू फेवर किया गया। तो अगर कोई बैकवर्ड है तो उसमें रिलीजन की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हिंदू अगर बैकवर्ड है उसको भी हेल्प किया जाना चाहिए, मुसलमान बैकवर्ड है तो उसको भी किया जाना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं सच्चर कमेटी को? जी हाँ, सच्चर कमेटी और मैं पुराने आपके पिछले सवाल पे बस एक दो बात ऐड कर दूं क्विकली, 2 मिनट से ज्यादा ना लेते हुए कि जो आपने ओरिया मकबूल जान साहब की बात की, उनको मैंने सुना कई बार उनकी, लेकिन वो मुझे उनकी बातें कुछ जोकराना सी लगती हैं क्योंकि समझ नहीं आता। वो शायद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, किसने बना दिया उन्हें इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के। कुछ ऐसी बात करते हैं कि भाई जब इस्लाम आया यहाँ सिंध में हमने तभी सिखाया इस बर्रे सगीर को सिविलाइजेशन, उससे पहले तो अनसिविलाइज थे, धोती कुर्ते में घूमते थे। लगता नहीं मुझे कि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर वो पढ़ते कि आज से 2500 साल पहले या ऐसे ऐसे किंगडम थे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, पासपोर्ट स्टैंपिंग होती थी। अगर वो पढ़ें, फॉरेनर्स के अकाउंट से ले लें, खुद इंडियंस के नहीं, तो उन्हें समझ आएगा कि कहाँ क्या सिविलाइजेशन। उनका नजरिया मुझे नहीं लगता ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सही बताऊं। दूसरा आपने ओवैसी की बात की, तो देखिए ओवैसी साहब भी आई थिंक कभी हरियाणा नहीं आए शायद, उनके भी मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे अगर कभी आए तो। और जो आपकी टू नेशन थ्योरी वाली बात थी, मैं उससे अग्री करता हूँ। आप वाली आर्ग्यूमेंट एकदम वाजिब है कि टू नेशन थ्योरी की सस्टेनेंस के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में मुसलमान की हालत बुरी बनी रहे। तो ओरिया मकबूल जान जैसे लोग, मुझे लगता है वो अंदर से खुश होते हैं जब कभी एक आध ऐसे केस आते हैं, तो क्योंकि उन्हें लगता है ये देखो टू नेशन थ्योरी ठीक थी। सही में देखा जाए तो उन्हें दुखी होना चाहिए, लेकिन वो इतने खुश होते हैं, उनसे खुशी अपनी स्क्रीन पे भी छुपाई नहीं जाती। तो उन्हें सोचना चाहिए कि सही में वो करना क्या क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। दूसरा, अब सच्चर कमेटी पे आते हैं। देखिए जी, हाँ इसकी ज्यादातर रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हो गई। मुझे तो वही लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि इकोनॉमिक बेसिस पे बुरे हाल हर किसी के, हर मजहब में है लोगों के, तो उन सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको मजहब के हिसाब से पकड़ना है तो मजहब के हिसाब से आप टारगेटेड इश्यूज जो हैं, हर मजहब में इश्यूज अलग अलग हैं, तो आप उन पे फोकस करिए। लेकिन अगर आप जनरल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं तो वो आप गरीबी के पैमाने पे देखें। और सच्चर कमेटी का भी ओरिया मकबूल साहब की जो आर्ग्यूमेंट है, इसको रिलेटिव टर्म पे तो आपने तहस नहस कर दिया कि पाकिस्तान में ऐसी सच्चर कमेटी जैसी कोई रिपोर्ट नहीं है, हम वहां नहीं देखते। तो रिलेटिव टर्म्स में तो मैं बात ही नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि ये बेसलेस है एकदम एब्सोल्यूट टर्म्स पे भी। तो आप दो चीजें देखें। पहला कि क्योंकि जो मुसलमान रसूख वाले थे वो तो पाकिस्तान चले गए 1947 में। उनका पाकिस्तान जाने के उनके 2 कारण थे। एक तो ये कि वो जा सकते थे, उनके पास रुपए पैसे थे। दूसरा कि वो चाहते थे उनकी जागीरदारी, उनकी जमीनें छीने ना। कांग्रेस तो सोशलिस्ट थी, और वहां जिन्ना साहब ने नवाबों के साथ एग्रीमेंट करके उनको जमीन जायदाद उनकी रखी और मिडिल क्लास में आने दी। तो वो तो चले गए। तो जब आप अपनी अशराफियत बनाए रखने के लिए चले गए, यहां से रोशन ख्याल और अमीर मुसलमान सब चले गए, तो जो यहां बचे वो तो बेचारे पसमानदा थे। और अब आप कह रहे हैं, तो वही बात होगी कि दूध से मलाई भी आपने निकाली और आप पलट के अब ये भी कह रहे हैं कि आपका दूध तो पानी जैसा है। तो यहां इसलिए जो मुसलमान रह गए उनकी हालत थोड़ी खराब थी। दूसरा, सच्चर रिपोर्ट में ये साफ फैक्चुअल है, जिससे दिखाई देता है कि कुछ मुसलमानों की हालत उस वक्त कुछ मुसलमानों से बुरी थी। लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी कि हिंदुओं की हालत यहाँ जैन और पारसियों से बुरी है। सोचे, जिस देश में 85% हिंदू हैं, वहां हिंदू और जैन, पारसी तो यहाँ रेफ्यूजीज के तौर पे आए थे, तो उनसे भी सिचुएशन हिंदुओं की बदतर है। तो सिचुएशन कैसी है ये तो जरूरी बात है ही नहीं। काबिल फिक्र ये है कि ये सिचुएशन बुरी सरकारी पॉलिसीज की वजह से या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। ये है असल सवाल। क्योंकि अगर ऐसा है, पॉलिसीज की वजह से है, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बस इन पॉलिसीज को पकड़ो, इन्हें उल्टा कर दो और सिचुएशन ठीक हो जाएगी।
आप खुद सोचें, सचर कमेटी तो ये कह रही है ना कि आज मुसलमानों की हालत बुरी है। अगर बीजेपी की राज में मुसलमानों के हालात हिंदुओं से खराब हुए, मैं कह रहा हूं हुए, तो माजी में कोई तो वक्त ऐसा रहा होगा जब ऐसा नहीं था। कांग्रेस के 60 साल ले लेते हैं, तब भी हिंदुओं का हाल बेहतर था। चलिए आप ये कहें कि कांग्रेस भी मजहबी हिंदू पार्टी थी क्योंकि उसमें ज्यादा ब्राह्मण। ब्रिटिश राज ले लें जो कि क्रिश्चियन था, तब भी हिंदुओं की माजी हालत बेहतर थी। इस पे तो सर सैयद अहमद खान की तकरीरें मौजूद हैं, हजारों। तो उससे भी पीछे चलते हैं, मुगलों के वक्त चले। आपको हैरानी हुई ये जान के कि मुगलों के वक्त भी हिंदू और मुसलमानों की माली हालत ऐसी ही थी जैसी आज है। आप वो एरिया भी उठा लें जहां मुसलमान ज्यादा थे और हिंदू बहुत कम, कश्मीर उठा लें, पंजाब उठा लें, सिंध के कुछ एरिया उठा लें, तीनों जगह हिंदुओं की माली हालत बेहतर थी। ये मैं अपने आप तो नहीं कह रहा, ये यूरोपियन ट्रेवलर्स थे कुछ, मंडेल्सलो और बेनियर, उनके लिखे हुए अकाउंट्स मौजूद हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। तो अब आपको बहुत मुश्किल सवाल करने पड़ेंगे कि अगर ऐसा है कि मुसलमान हमेशा से यहाँ पिछड़ा हुआ था हिंदुओं से, पारसियों से, जैनों से, हालांकि कभी क्रिश्चियन थे, कभी मुसलमान थे, कभी हिंदू थे, कभी सेक्युलर गवर्नमेंट थी, तो ऐसा क्यों था? तो यहाँ मैं सर सैयद अहमद खान से एग्री करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई, और मैं ये भी कहूंगा जिस पे आपने भी इशारा किया था पहले कि औरतों की पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जिस परिवार में औरत पढ़ लिख ले उसकी अगली जनरेशन को डेफिनेट एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसा है कि हस्बैंड तो निकल जाते हैं काम करने, घर पे वाइफ हाउस मेकर होती है। जिनकी वाइफ अगर होम मेकर है और बच्चे स्कूल से होमवर्क लेके आए, अगर माँ अनपढ़ हो या माँ पढ़ी लिखी हो और बच्चों को पढ़ाए, तो अगली जनरेशन को एक लेग अप मिलती है। तो ये सोचने वाली बात है। तो मैं कहूँगा टारगेटेड वो चाहिए। अब इस पे मुझे लग रहा है, मुझे एक चीज अच्छी लगी थी, बीजेपी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने टारगेटेड फैशन में जो बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो 80% स्कॉलरशिप इन्होंने माइनॉरिटीज, इन्होंने मुस्लिम बच्चियों की, तो वो दैट आई लाइक। अब आप ये कह सकते हैं कि वो अनफेयर भी है, बिल्कुल है, कि जो गरीब अगर हिंदू परिवार है उनको नहीं दी, लेकिन ये बहुत एक टारगेटेड इशू है इसे। और इससे मुसलमान नहीं, इससे कुछ अगर आप देखें, जाट, राजपूत और सिखों में भी एक टाइम पे पिछले 100 साल ये इशू था कि भाई हम तो लड़ने वाले लोग हैं, ये दुकान खोलना छोटा काम है, ये नहीं करते हम। ये राजपूतों में, जाटों में, सिखों में भी था। इस एटीट्यूड्स ने इन कम्युनिटीज का बहुत नुकसान किया। बिजनेस करना ये तो अच्छी बात है, अब धीरे धीरे ये समझ रहे हैं, तो पिछले 100 साल में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट निकल के आए हैं इन कम्युनिटीज से। तो मुझे लगता है मुसलमानों में भी ये शायद 50 साल कुछ कम्युनिटी, जैसे तारिक ने कहा, होमोजेनियस नहीं है, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे ये इशू है, और आई थिंक अगर वो सॉल्व हो जाए तो वहां पे भी बहुत पोटेंशियल। जी, तहरीके पाकिस्तान के एक लीडर थे चौधरी खलीकुज़्ज़मान, जो बाद में फिर पाकिस्तान चले गए और उन्होंने किताब लिखी। वो पहले सदर भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे पहले। तो उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उस किताब का टाइटल है पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में है शाहराहे पाकिस्तान। उसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, और वो गालिबन ही इज द ओनली लीडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो कुछ अरसा इंडिया में रहे पार्टीशन के बाद। उन्होंने ओथ भी लिया, और पंडित नेहरू ने जब अपनी तकरीर की ट्रस्ट विद डेस्टिनी, तो उसमें उन्होंने, he was one of the speakers who was given an opportunity to speak after पंडित नेहरू। तो उन्होंने ये कहा है कि टू नेशन थ्योरी इंडियन मुसलमानों के लिए हार्मफुल साबित हुई, इंजूरियस साबित हुई। और उन्होंने ये लिखा कि जिन्ना साहब ने टू नेशन थ्योरी को खैर बाद कह दिया था। ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी व्हेन ही डिलीवर्ड हिज अगस्त 11 स्पीच 1947 में, जो उनकी मशहूर तकरीर है। और शाहिद सिद्दीकी साहब भी ये कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों को अगर कोई प्रॉब्लम्स आज फेस करने पड़ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह पार्टीशन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सोच थी उसने मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचाया। जी तारिक साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये टू नेशन थियोरी का इफेक्ट है ऑन इंडियन मुस्लिम्स के जो स्टेट के सिचुएशन पे, वो डायरेक्ट कोरिलेशन भी नहीं है। लाइक कॉजेशन की तो बात ही नहीं आती है। मुझे लगता है वो डायरेक्ट कोरिलेशन ही नहीं है। दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन इज़ बेस्ड ऑन कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ओवरऑल यूनिफॉर्म ही है अक्रॉस एवरी स्टेट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
आप ये देखें कि देयर आर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुई, आप यूपी में चले जाएं, लखनऊ वाले एरिया में चले जाएं, वहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन प्रेडोमिनेंट इसलिए है क्योंकि आई थिंक वहाँ पे नवाब हुआ करते थे और वो लोग चाहते थे कि भाई उनके रूल में रहना चाहें। आप बंगाल चले जाएं, वहाँ पे भी प्रेडोमिनेंटली जो मुस्लिम्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेशी मुसलमान, बट मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल, इन इंडियन बंगाल। और अगर आप देखना चाहें कि साउथ इंडिया में आप चले जाएं, बैंगलोर या कर्नाटका के रीजन्स में चले जाएं जहाँ पे सब्सटैंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन है, आंध्रा, अब तो तेलंगाना और आंध्रा दो अलग अलग स्टेट्स हो गए हैं, बट उन एरियाज़ में भी प्रेडोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं। तमिलनाडु में प्रेडोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो साउथ इंडियन मुस्लिम्स हैं, दे आर मच मोर progressive and their social stature is much better than North Indian Muslims in general. और सारे नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स को मैं एक ब्रश से पेंट नहीं करना चाहूँगा। आप डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी। जैसे आप बिहार में मुसलमानों को देख लें तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज मुसलमान जो बिहार में है, उनकी सोशल स्टेटस, उनकी एजुकेशनल स्टेटस इज़ much lower than those compared to South India, for example. और साउथ इंडिया में मैं इन जनरल बोल रहा हूँ क्योंकि मुसलमान केरला में भी बहुत हैं, मुसलमान कर्नाटका में भी बहुत हैं, 4 अलग अलग स्टेट्स हैं साउथ में। महाराष्ट्र में आप चले जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान आपको मिलेंगे जो कि बिजनेस तबके के हैं। गुजरात चले जाएं, वहाँ पर भी बहुत सारे बिजनेस तबके के मुसलमान आपको मिलेंगे जो कि फिनेंशियली दे आर वेरी वेरी वेल ऑफ। सो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप एक होमोजेनस ब्रश से आप पेंट करके ये बोल सकते हैं कि जो सारे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको टू नेशन थियोरी की वजह से और पार्टीशन की वजह से डिसएडवांटेज हुआ और उनका जो सोशल स्टेचर था वो ख़राब हुआ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और ये ओपिनियन है बेस्ड ऑन सम डेटा दैट आई हैव सीन। मेरा जो डेटा है ऑब्वियसली पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बट जो चीज़ें मुझे दिखती हैं वो ये है कि अगर आप साउथ इंडियन मुस्लिम्स को के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आप एक चीज़ ये देखेंगे कि उनमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है। दे हैव अ सब्सटैंशियल बिजनेस कम्युनिटी विद इन मुस्लिम्स टू। आप बैंगलोर के किसी भी एरिया में चले जाएं, आप वहाँ पे एक शिवाजी नगर करके एक एरिया है, आपको और कुछ कमर्शियल स्ट्रीट है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जो इतनी सारे शॉप्स हैं, सारे जो मर्चेंट्स हैं, आपको प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम मर्चेंट्स ओन्ड businesses दिखेंगे वहाँ पे, और they are financially very well off. They take risks with money, but they also get like similar returns for the risks that they take. और साउथ इंडियन मुस्लिम्स में एजुकेशन ज़्यादा है compared to नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स मेरे हिसाब से। There are pockets within the North Indian Muslim community where this rule is contradicted. जैसे आप कुछ एरियाज़ में चले जाएं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से सब्सटैंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन है अलीगढ़ में। हालांकि मैं बहुत सारे अलीगढ़ के लोगों को जानता हूँ, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन इज़ अ हाई प्रायोरिटी फॉर दोज फैमिलीज, एंड एजुकेशन नॉट जस्ट फॉर द मेल चाइल्ड विद इन देयर फैमिलीज बट ऑल्सो फॉर वीमेन। देयर आर सर्टन फैमिलीज इवन पटना जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे आपको वेल टू डू फैमिलीज मिलेंगी, बट एक कॉमनैलिटी मुझे उनमें ये दिखती है कि एजुकेशन पे स्ट्रेस और इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो सिद्धार्थ जो कि ये पॉइंट रेज कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इन द फैमिली इज़ व्हाट ड्राइव्स आपका सोशल स्टेटस। मुझे ऐसा लगता है कंपेयर टू पार्टीशन दैट हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, सो मेनी डेकेड्स अगो, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो चीज़ें हुई थी पार्टीशन में या जो चीज़ें टू नेशन थियोरी में हाईलाइट की गई, उन चीज़ों का रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस ऑन द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इज़ नॉट कंसिस्टेंट। मे बी उस पीरियड में वो इम्पोर्टेंट रहा होगा, उस वक्त जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था मुस्लिम्स का, स्पेसिफिकली इन दैट पार्ट ऑफ इंडिया। मेरे फैमिली में मेरे वालिद साहब के जो ग्रैंडफादर थे,
उनकी फैमिली रहती थी अंबाला में, पंजाब में, और वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके बिहार आए फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। एंड मेरी वालदा जो हैं वो लखनऊ से हैं। सो आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं। मेरी जो वालदा के साइड की फैमिली है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान माइग्रेट करके गए, और इनिशियली 60s 70s में वो लोग आते थे, बट हमसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने द फर्स्ट person from Pakistan who I met was actually in Toronto. The first time I was visiting Toronto, or one of the things that I realized was, that जो भी हमारे पास impression या image है of Pakistani people is based on very limited data. So मेरा ये कहना है कि जो same opinions है in Pakistan about कि भाई जो state of Muslims है in India या स्टेट ऑफ क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है मुस्लिम्स का इंडिया में, वो इज़ बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा। अगर आप एक्चुअल फैक्ट्स को देखना चाहें तो यू हैव टू गो एंड मीट दीज डिफरेंट कम्युनिटीज़, यू हैव टू गो एंड लिव इन एरियाज वेयर सम ऑफ दीज कम्युनिटीज़ लिव, इंटरैक्ट विद देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड उनके क्या एस्पिरेशंस हैं और क्या चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, क्या चीज़ें उनके लिए काम कर रही है। और ये सब अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 नेशन थियरी हो या फिर पार्टीशन हो, it's basically an incident that happened maybe decades ago, but it is not continuing to, and it is definitely not affected their bottom line, their situation या their socio-economic status. मेरा ये personal opinion है based on जी तारिक साहब। अब देखिए ना, जनूबी एशिया का, साउथ एशिया का जो रिचेस्ट मुस्लिम है वो he does not live in पाकिस्तान और बांग्लादेश, he lives in इंडिया। अजीम प्रेम जी जो हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया में अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो लोग हैं उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। और आपके पटना में सर एक नौजवान है खान सर के नाम से, जी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है और उसके फेसबुक पे मैं हैरान था, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। So I think he is an example of a successful Indian Muslim. तो सिद्धार्थ आप क्या कहेंगे, आप क्या थॉट्स हैं इन इश्यूज पे? देखिए कि मैं तारिक से एक्चुअली 100% एग्री करता हूँ कि पूरे, अगर आप देखें, एक तो 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो जो पार्टीशन की रेलेवेंस थी वो धीरे धीरे चली जाएगी। जिन्होंने पार्टीशन देखा वो कुछ इक्का दुक्का लोग रह गए, जिन्होंने सही में वो कत्लेआम वो देखा। तो धीरे धीरे कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनको अपने आप ठीक कर देती है। तो ये भी कुछ वैसा ही है। और इसका भी मुझे लगता है कि डायरेक्ट कनेक्शन है कि इस तरह के मजहबी जो इंतहा पसंदी आप देखते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में थोड़ी ज्यादा दिखती है, बंगाल में आपको ज्यादा दिखती है, जहां पे दंगे हुए और जहां पे हमारी बॉर्डर्स हैं। और धीरे धीरे ये सब ठीक हो रहा है। तो मुझे तो कुल मिला के आई थिंक आइडेंटिटी स्ट्रक्चर अगर दुरुस्त कर ले तो एक काफी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप पाकिस्तान में। तो वही बात है कि भाईचारा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सारा अगर पूरा बर्रे सगीर भी पूरा उठाएं, पाकिस्तान में कौन कौन पैदा हुआ पिछले 5000 सालों में, यहाँ ऐसी तारीख है। अभिनव गुप्ता जैसे फिलोसफर हुए कश्मीर में, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी में इतना काम हुआ, आर्यभट्ट, पाणिनि, कौटिल्य, ये हमारे उतने ही हैं जितने आपके हैं। लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक मुल्क में बसने वालों के लिए अपने पुरखों के बारे में ये जो दिल लगाने वाला जज्बा है, ये चाइना में दिखता है और इंडिया में दिखता है। लेकिन ये बहुत दुख वाली बात है कि ये पाकिस्तान में नहीं दिखता। और मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि आप माजी परस्त हो जाएं, आप उसको देखें, उससे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन पाकिस्तान में वही है, पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी बनाई है वो एकदम अन इंडिया की तरह बनाई है, या नॉट इंडिया, दैट इज नॉट इंडिया। आपके यहाँ एक प्रोफेसर है, बहुत काबिल प्रोफेसर है शायद, आसिम शकील अख्तर, जो कि अब तो शायद लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन है, वो कैद आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। तो उन्होंने ये मुझसे, मैं उन जैसे अच्छे लफ्ज नहीं यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यही चीज बड़े अच्छे से बताई है कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी जबरन नॉन इंडिया दी गई है।
तो बहुत अच्छे से समझाते हैं वो कि हम मुसलमान तो इंडिया होगा ही हिंदू। तो अब इसलिए क्योंकि इंडिया होगा ही हिंदू, तो वहां जो मुसलमान कुछ अच्छा अचीव कर ले तो उसको छुपाते हैं, उसे दिखाते नहीं। और अगर कोई किसी एक मुसलमान के साथ भी कुछ गलत हो जाए तो उसको एम्पलीफाई करके बताते हैं कि इंडिया अनसक्सेसफुल तो पाकिस्तान ठीक है, इंडिया सक्सेसफुल मतलब पाकिस्तान ठीक नहीं है। तो आप अगर सोचें, अगर इस तरह चलेंगे तो इस नजरिए से तो पाकिस्तान के पास फ्री विल रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सब स्टेप्स एक्चुअली हम डिक्टेट कर रहे हैं। हम इधर चलेंगे तो पाकिस्तान उधर चलेगा। तो ये जो अपने पुरखों की आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करें, अजीब सी बात है कि पंजाबी अगर पंजाबी ना बोले या पंजाबी बोलने में शर्माए और उर्दू बोले, ये तो कुछ वैसा है कि किसी शेर को आपने चिड़िया के पिंजरे में रख दिया। तो सब आजकल ट्रेंड चल रहे हैं हॉलीवुड में भी कि यहाँ पे जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो बाहर से ना बच्चे अडॉप्ट करते हैं, बाहर से बच्चे गोद लेते हैं। और अजीब है कि हम लोग वहाँ पे बाहर से पुरखे गोद लेते हैं। तो इस पे कुछ सोचना चाहिए। हमारे इतनी सिमिलैरिटी है। तो मैं किसी से बात कर रहा था, अपने एक पाकिस्तानी दोस्त से 2-3 महीने पहले, कि हमारी बोली, हमारे मुहावरे, त्योहार, शादियों पे जो गाने हैं हजारों साल पुराने, वो बूढ़ी बूढ़ी दादियां जब आती हैं सर पे हाथ रख के पुचकारती हैं और बोलती हैं बेटा जुग जुग जियो जीते रहो, ये सब सेम है, सिर्फ फर्क है मजहब, बहुत थोड़ा फर्क है। तो आई थिंक इसको एक पूरा गेम प्लान के तहत पाकिस्तान में इस पे होना चाहिए थिंकिंग, और इसे बदलें। ये हम अलग नहीं है, एक से ही हैं। ये 2 नेशन थ्योरी को रद्दी की टोकरी में डालें, लेकिन एज अ देश बने रहें, मजबूत रहें। बगैर 2 नेशन थ्योरी के क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, है पाकिस्तान। तो उसको आप ये आर्टिफिशियल प्रॉप्स ना दें, उसे कॉन्फिडेंटली नेचुरली खड़ा होने दें, और फिर इंडिया की बुरी बातों पे तनकीद भी करें, अच्छियों को सराहें भी। अब हो रहा है ये कि बस अब अच्छी बातें छुपा देते हैं, बुरी को एम्पलीफाई करते हैं। ऐसे देखता हूं मैं। मुझे लगता है ये सब काफी बदलाव की जरूरत है। जी, आपने आसिम मुख्तर साहब की बात की, मेरे भी वो जानने वाले हैं, दोस्त हैं जी। तो वो बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंटली लिखते हैं और इस तरह के एकेडमिक्स बहुत कम हैं हमारे यहाँ। अच्छा सर, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया इज वन एग्जाम्पल कि जहां पे वो जो कल्चर है उनका, वो उन्होंने उसको उस तरह से तब्दील नहीं किया जैसे पाकिस्तान ने किया। तो उनसे किसी ने पूछा, वहां किसी इंडोनेशियन से ना, भाई ये क्या है? तो उसने कहा जी हमने अपना रिलीजन बदला था, अपने पुरखे नहीं बदले। बिल्कुल। तो वहां पे आज भी जो 20,000 रुपया का नोट है उस पे गणेश, लॉर्ड गणेश की तस्वीर है जी। पाकिस्तान में तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा सिद्धार्थ, गरुड़ा एयरलाइंस की जी, गरुड़ा एयरलाइंस जो है, गरुड़ा इज like Hindu chariot, right? Yes, it's a bird जो Lord Vishnu's That's right. अच्छा, आप सिद्धार्थ पिछली दफा आपने जिक्र किया था कि आपके फादर जो थे वो 2-3 दफा आए पाकिस्तान, तो उनका कैसा रहा था वो तजुर्बा? और आपने ये भी बताया था कि राना फूल मोहम्मद जो थे वो आपके हमसाये थे, आपके दादा के दोस्त थे जी। और आपको पता है कि वो काफी वेल नोन आदमी है, लाहौर के पास ही उनका शहर है जी। और उनका बेटा जो था पिछली असेंबली में पंजाब का स्पीकर था, राना इकबाल मोहम्मद जी। हाँ, तो मुझे ये तो पता था कि ऑब्वियसली कि वो मेरे दादाजी के दोस्त हैं, क्योंकि वो बातें सुनाते थे। ये मालूम था कि वहां जाके मिनिस्टर हुए थे लेकिन ये पिछली दफा आपसे ही मालूम हुआ कि उनके नाम पे वो इतनी बड़ी शख्सियत थे वहां के, उनके नाम पे वहां एक शहर का नाम रख दिया गया। तो हाँ, मेरे पिताजी देखिए 2 बार उनका जाना हुआ पाकिस्तान, दोनों बार वो ऑफिशियल ट्रिप से गए, सरकारी मुलाजिम थे। एक बार तो कहीं से राना फूल मोहम्मद के परिवार को किसी क्योंकि उनके साथ जहां भी जाते, जिस भी शहर में, उनको शहर का वीजा मिलता है, ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। तो जहां भी जाते थे उनके पीछे एक उनको शैडो करते हुए कोई ISI के ऑपरेटिव हर किसी के पीछे रहते थे। तो ऐसे खुफिया किस्म से, जैसे झाड़ियों के पीछे छुपे। तो एनीवे उनमें से किसी ऑपरेटिव ने शायद उनके राना फूल मोहम्मद के परिवार को बता दिया कि भाई आपके एरिया से, हरियाणा से कोई आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई किस गांव से आए हैं, मेरे दादाजी के नाम पता किया। फिर वो बहुत जिद करके लाहौर ही आ गए, एक कार में उनके परिवार से कुछ लोग, और जबरदस्ती जिद करके मेरे फादर को अपने साथ लेके गए अपने घर। और इतने छोटे एक दिन के नोटिस पे, आधे दिन के नोटिस पे उन्होंने इतनी शानदार दावत दी, वहाँ 100 से ज्यादा लोग थे।
तो मेरे पिताजी आज भी बात करते हैं कि कैसे हर कोई इंडिया के बारे में क्यूरियस था। लोग उस टाइम से ज्यादा लोग बचे नहीं थे, बट जो एक आध बचे थे वो पूछ रहे थे भाई उस गांव में वहां वो नहर होती थी, वो अभी भी है। तो ऐसी ऐसी बातें। तो दूसरी बार जब उनका जाना हुआ तो वो एक किसानों के ग्रुप से लाहौर के पास कोई बात कर रहे थे, माइक्रोफोन पे स्टेज सेट हुआ था। तो ऑब्वियसली फंक्शन पाकिस्तान में था, तो जाहिर सी बात है कि चीफ गेस्ट कोई आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर थे। तो फंक्शन खत्म होने के बाद वो ऑफिसर आए मेरे पिताजी के पास और वो बोले कि जनाब आप ये बताएं कि आप इंडिया में कहाँ से हैं। तो मेरे पिताजी ने बोला जी हरियाणा से। बोला अच्छा आप हरियाणा में कहाँ से हैं? पिताजी ने बोला जी हम करनाल से। उन्होंने बोला नहीं जी आप करनाल से नहीं हो सकते, हो ना हो आप कैथल से हैं। तो इस अब तक मेरे पिताजी बहुत हैरान कि भाई, क्योंकि वाकई में हम करनाल से नहीं, हम कैथल से हैं। हमारा गांव करनाल में हमारी रिहाइश थी, कैथल में हमारा पुश्तैनी गांव। तो फिर पिताजी बहुत हैरान थे। तो जनरल साहब ने बताया कि जी देखिए मेरी अम्मी का एक्सेंट बिल्कुल आप जैसा है, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही वो बोलती थी, जहां जहां आप रुकते हैं बोलते वक्त वैसे ही वहां वो रुकती थी, और वो कैथल से थी। तो आप खुद सोचें कि ये बहुत जरूरी बात है मेरे लिए। कई बार छोटी छोटी बातें आपको बड़ी बड़ी चीजों से बड़ी चीजें दिखा देती हैं। तो ये है कि उनकी अम्मी को शायद फौत हुए 4-5 साल हो चुके थे, पार्टीशन को शायद 50 साल से ज्यादा हो चुके थे। करनाल और कैथल में जो डिस्टेंस है वो 50-60 किलोमीटर ही है। अब आप बताएं उन्हें इतना समय गुजरने के बाद अपनी फौत हुई अम्मी की बातों से उनको ये पता था ये एक्सेंट वही है। तो दोनों तरफ के लोग कितने अलग हैं और कितने एक जैसे, ये सोचने वाली बात है। जी मैं खुद भी एक दफा गया, दिल्ली गया, तो ट्रेन से वो अंबाला में रुकी। तो वो जो कुली था जिससे मैंने गुफ्तगू की, तो मुझे बड़ी अपनाइयत महसूस हुई। उसका एक्सेंट वही था जो मेरे दादा का था। तो आपको बचपन याद आया होगा। यस। तो एनी फाइनल थॉट्स तारिक साहब बिफोर वी कंक्लूड? मेरा मैं एक दो चीजें बोलना चाहूंगा। सो ये जो आप काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, बेसिकली बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन पीपल फ्रॉम बोथ दीज कम्युनिटीज। मेरा पर्सनल इम्प्रेशन और अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि भाई इंडिया में चाहे वो हिंदूज हों या मुसलमान लोग हों या कोई और मज़हब के लोग हों, एक सर्टन इमेज है ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, and that image might be based on political news that comes in the Indian media from Pakistan, and the same thing happens in Pakistan as well. इंडिया के बारे में कुछ न्यूज़ आती है, एक सर्टन न्यूज़ आती है, दूसरी तरह की न्यूज़ नहीं आती है। लाइक हमने बात की पहले, जो अच्छी न्यूज़ है, जो चीज़ें लोगों को बेटर फील कराती है अबाउट देमसेल्व्स, वैसी न्यूज़ ना आकर के जो बुरी न्यूज़ है वो ज़्यादा कवर होती है। तो ये जो बिल्डिंग ब्रिजेस वाली बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और उसका मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने पहली बार किसी शख्स से मिला जिसने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान से हैं। और ये एक काम के सिलसिले में मैं टोरंटो गया था और वहाँ पे था मैं कुछ महीने। और वहाँ पे मैं एयरपोर्ट से जा रहा था होटल, और एक टैक्सी ली मैंने, और वो जो शख्स वो टैक्सी चला रहा था वो ओरिजिनली पाकिस्तान से था। उसने मुझसे पूछा वो कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने बताया, और उसने बोला कि आप यहाँ पे काम के सिलसिले में आए हो? तो मैंने बोला जी। फिर उसने मुझसे पूछा कि भाई आप कितने दिन रह रहे हो? तो मैंने बताया। उसने मुझसे पूछा कि आपकी कोई फ्रेंड्स या फैमिली है यहाँ पे? मैंने बोला नहीं, कोई नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा कि फिर आप वीकेंड पे क्या करने वाले हो यहाँ पे? तो मैंने बताया कि भाई मैं कुछ प्लान तो नहीं कर रहा हूँ, खाने के लिए बाहर जाऊँगा और फिर होटल में ही रहूँगा, और जो भी क्योंकि ये विंटर की बात है, दिसंबर या जनवरी की बात है, उस वक्त काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे। तो बाहर निकलना स्पेशली फॉर समबडी हु इज़ फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, जो कि काफ़ी गर्म जगह है, मुश्किल होती है। तो फिर खैर एनीवेज, तो वो जो शख्स था उसने मुझे बोला कि मैं आपको टोरंटो घुमाऊंगा वीकेंड पे, और आप तैयार रहना, और मैं आकर के आपको पिकअप करूंगा, और मैं आपको ये जो लैंडमार्क्स हैं वो दिखाऊंगा। मैंने बोला जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं। फिर उस सैटरडे को सवेरे वो आए मुझे पिकअप करने के लिए, और
उनकी अम्मी ने मेरे लिए खाना बना के टिफ़िन में बिरयानी वगैरह वगैरह दिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार था ऑब्वियसली फॉर हिम एंड हिज मदर फॉर कुकिंग फॉर मी। और उन्होंने एक्चुअली मुझे टोरंटो दिखाया और मेरे पास खाना भी था, और मुझे होटल में भी खाना दे दिया कि भाई रात में आप ये खा लेना। तो मेरे हिसाब से जो इमेज या इम्प्रेशन होगा आपका एज अ पाकिस्तानी अबाउट इंडियंस और एज एन इंडियन अबाउट पाकिस्तानी वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियलिटीज़। सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो ब्रिजेस बनाएं और आप इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, और ये दोनों तरफ से होने चाहिए। मेरे हिसाब से एक दो न्यूज़ मैंने रिसेंटली पढ़ी थी कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इट्स अलाउइंग Sikh pilgrims to go into Pakistan on a regular basis, as well as that should happen on both sides. And ये जो आम लोग हैं उनका interaction with each other is very important for us to both grow as independent nations and be successful. जी, आपको पता होगा कि करतारपुर में दो भाई मिले 74 इयर्स के बाद। जी, मैंने भी न्यूज़ और आज ही खबर आई थी कि वो जो उसका भाई था सिद्दीक का इंडियन साइड पे, उसको आज पाकिस्तानी एम्बेसी ने वीजा दे दिया है, तो ही विल बी अराइविंग इन पाकिस्तान इन अ फ्यू डेज। तो मेरे ख्याल में जो डायस्पोरा है, साउथ एशियन डायस्पोरा, इंडियन और पाकिस्तानी, दे कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं अपने अपने दोनों मुल्कों में, तो वो अगर इनिशिएटिव लें तो मेरा ख्याल है कि काफी बेहतरी आ सकती है। जी सिद्धार्थ, योर फाइनल थॉट्स। जी, मैं तो यही कहूंगा, देखिए कि पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा कि मैं बड़े बड़े नजदीकी से देखता हूँ। मैं चीमा साहब को भी सुना जिनकी आपने बात की थी, और या मकबूल साहब को भी, प्रोफेसर को भी। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कुछ गरीबों के लिए करिए। गरीबी इंडिया में भी है, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरह का डिफरेंस है अमीर और गरीब में, वो कंट्री को डिस्टेबलाइज तक कर सकता है आगे जाके। तो मुझे ये बहुत बड़ा इशू लगता है। इस पे जैसे हमने बात की, तो कुछ कीजिए उनके लिए, क्योंकि आप देखें कि जब जैसे इंडिया में मिडिल क्लास की जो लोग बहुत बात करते हैं, और उसकी बात नॉर्मली परचेजिंग पावर के हिसाब से करते हैं, लेकिन असल में जो आपने शुरू में सवाल किया था कि अपवर्ड मोबिलिटी, वो जिस तरह, जरूरी नहीं है कि गरीब बच्चा आईआईटी में जाए। जरूरी ये है कि गरीब बच्चे को लगे कि उसका आईआईटी में एडमिशन हो सकता है, बेशक ना हो, वो ट्राई करे और वो किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले फेल होके, उसका मुस्तकबिल फिर भी बेहतर होगा। लेकिन अगर एक गरीब आदमी होप डिराइव करता है एक मिडिल क्लास वाले को देख के कि यार हाँ, ये टारगेट अचीवेबल है, मेहनत करूंगा तो बच्चा दुकान खोल लेगा 10 साल बाद। लेकिन अगर मिडिल क्लास है ही नहीं, एक तरफ गरीब है, वो अनपढ़ आपके लिए नौकरी करता है खेतों में, और दूसरी तरफ इतनी अमीरी कि उसकी आंखें चुदिया जाए, तो सोचे उसको ये दुनिया कैसी लगती होगी, तो वो आपसे कम्पीट ही नहीं कर सकता। कितने भी मजबूती से छलांग लगाए, वो उस पार जा ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मिडिल क्लास नहीं बनाएंगे तो ये खतरा है, क्योंकि फिर वो लोग ऐसी जगह कम्पीट करेंगे जहां वो कम्पीट कर सकते हैं। वो कहते हैं भाई होंगे तुम अमीर, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो हम ज्यादा हैं। तो फिर वो मजहबी और इंतहा पसंदी में जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो कम्पीट कर सकते हैं। मैंने शिरीन उबैद चिनॉय की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिनको ऑस्कर मिला था साल पहले। तो उन्होंने दिखाया कि कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ मदरसों में वो 6-7 साल के बच्चों पे इतना तशद्दुद करते हैं कि वो बच्चों की जिंदगी, उन्हें 4 बजे उठाते हैं, बेतों से पीटते हैं। उनको ये जिंदगी इतनी बुरी लगती है कि जब उनसे पूछते हैं कि जान कौन कौन देना चाहता है, तो बढ़ चढ़ के हाथ उठाते हैं 6-7 साल के बच्चे कि भाई इस जिंदगी की बाजी तो हम हार गए, चलो अगली जिंदगी में ही कुछ बेहतर मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो मुझे लगता है कि इस पे फिक्रमंद होना चाहिए और इस पे कुछ करें। दूसरा तो ये है कि आपने जब तारिक बोल रहा था तो मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में, और कैसे, तो एक सौदागर मूवी थी, उसका एक डायलॉग याद आया मुझे उस टाइम, तो उसमें दिलीप कुमार किसी बच्चे से पूछते हैं कि भाई सबसे बड़ा रिश्ता क्या है, तो बोलता है जी जनाब दोस्ती। बोलता है ओके, और सबसे बड़ा दुश्मन? बोलता है जी कोई गहरा और पुराना दोस्त। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं, आपको चाहिए कि आपस में ज्यादा से ज्यादा बात करें। जैसे आईआईटी में हम लोग 4 साल साथ साथ रह के दोस्त बने, अलग अलग
एक दूसरे की भाषा नहीं होती, यहाँ हम कम से कम बात तो करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वैसे ही हम बात करके नजरिया समझ के दोस्त बन सकते हैं। आप आर्ग्यू करें आपस में, सब आर्ग्यूमेंट्स रखें, लेकिन यहाँ दोनों तरफ के लिए नसीहत है थोड़ी सी, सब आर्ग्यूमेंट्स रखें, लेकिन कैसे आर्ग्यूमेंट्स रखें जरूरी है। एक ओपन डिस्कोर्स की जरूरत तो है, लेकिन अगर आप डिबेट करें और ये तवक्को रखें कि सामने वाला अपना नजरिया बदले, तो आप ये उनकी बेइज्जती करके तो कतई हासिल नहीं कर सकते। उन्हें एहसास हो कि हाँ वो गलत है और आप ठीक, वो फिर भी नहीं बदलेंगे अगर आप जबरन कराने की कोशिश करेंगे। तो आप फैक्ट्स रखिए उनके सामने और रिक्वेस्ट गुजारिश करिए कि भाई सोचें, और बात अगर ठीक लगे तो बदलें, वरना फिर रहने दें। अब आप बदलने की इल्तिजा कीजिए, धमकी ना दें। ऐसे आता है चेंज, बेशक धीरे, लेकिन सिविलाइज तरीका यही है, जबरदस्ती बातें ना बनाएं। तो मुझे ऐसा लगता है बातों की जरूरत है, ज्यादा आपस में बात करेंगे तो समझ आएगा। बेस्ड ऑन दैट पॉइंट मैं एक मिनट एक चीज बोलना चाहूंगा कि maybe the solution is to have institutions, joint institutions, where you have people from Pakistan, common people from Pakistan and common people from India go and do like an intense staying together and achieving a certain goal together. और उससे इंटरेक्शंस जो हैं उस तरह के इंटरेक्शंस से आई थिंक रिलेशनशिप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगी। वन सच इंस्टीट्यूशन इज प्रॉब्ली क्रिकेट, यूज्ड टू बी क्रिकेट, बट अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैचेस जो हैं वो सिर्फ वर्ल्ड कप में ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कॉमन इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जिसमें जो लोग जाकर के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें ऑन अ स्केड्यूल एंड अचीव अ सर्टेन गोल टुगेदर। दैट विल डेफिनेटली हेल्प, एंड I think that is basically what IIT is in my mind at least, कि different लोग जो हैं हिंदुस्तान के different तबकों से अलग अलग states से आकर के साथ में रहते हैं और education तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं, but through thick and thin they stick together and they work together। वैसा situation create किया जाए अगर तो बहुत effective होगा। जी बिल्कुल तारिक साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं, और मुझे ऐसे लगता है कि जो रियल बैरियर है वो साइकोलॉजिकल है। बिल्कुल। और वो उसमें कहते हैं ना कि डोंट इंट्रोड्यूस मी टू दैट पर्सन बिकॉज आई वांट टू कीप हेटिंग हिम। तो अगर आप किसी को जान लेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा नफरत करना। बिल्कुल। तो आपको ऐसे लगेगा कि दे आर पीपल लाइक अस। राइट। तो इसी के साथ तारिक साहब आपसे और सिद्धार्थ आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ, और बाकी दोस्तों से भी। तो आपसे बड़ा अच्छा लगा गुफ्तगू करके। तो आई होप कि हम दोबारा भी इसी तरह का कुछ सिलसिला करेंगे। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ये दोनों मुल्क जो हैं अमन के रास्ते पे चल पड़े, इसी में दोनों मुल्कों का फायदा है और दोनों मुल्कों के अवाम का फायदा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।